हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ को आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पढ़ी थी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी। आज हम उनको आगे एक्सटेंड करेंगे। और कल के टॉपिक में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है आपके इंडियन की इलेक्शंस में। तो ऐसे ही हमारे पास आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसका नाम है पहली का फाइनेंस कमीशन। टोटल ये 12 बॉडीज़ हैं। आपको मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि टोटल इनका नंबर जो है वो 12 है। और ऐसे ही हम आगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसका नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन होती क्या है? सबसे पहले फाइनेंस कमीशन एक जिसको कहते हैं एक ऐसी बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंडर जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। मल्टीपल फंक्शंस हम इसके देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसकी जो बनावट रहती है फाइनेंस कमीशन की, ये ऑटोमेटिक होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑटोमेटिक मतलब कि जैसे ही 5 साल ख़त्म होंगे, प्रेसिडेंट को बाय ऑर्डर एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा ऑटोमेटिक ही बोल रहा हूँ इसको। ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि आर्टिकल 280 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सिंपली प्रेसिडेंट को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने एवरी फिफ्थ ईयर या एवरी 5 ईयर आपने क्या करनी है, एक फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन कर देनी है बाय ऑर्डर, जो प्रेसिडेंट करेगा। और इसके जो फंक्शंस और इसकी जो मेंबरशिप है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम इस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं कि ये होती क्या है। फाइनेंस कमीशन आपके पास एक क्वाज़ाई या कई लोग इसको क्वाज़ी जुडिशल बॉडी बोलते हैं। और ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया और एक्सपर्टीज़, मतलब कि जैसे इसका स्पेसिफिक एरिया ऑफ जो जो फंक्शन का है वो क्या रहने वाला है, फाइनेंस। फाइनेंशियल मैटर्स को लेके जितनी भी स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज़ है वो इस क्वाज़ाई जुडिशल बॉडी जो कि फाइनेंस कमीशन में होगी। और नीचे में क्या लिख रहा हूँ, दैट इज़ इट हैज़ पावर्स एंड प्रोसीजर्स दोज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ और जज। मतलब कि फाइनेंस कमीशन आपके पास जो बॉडी है वो एक कोर्ट की तरह फंक्शन करेगी। और वो कोर्ट कौन सा कोर्ट रहेगा? ट्राइब्यूनल कोर्ट रहेगा। और उसका स्पेसिफिक एरिया रहेगा। स्पेसिफिक एरिया का मतलब कि स्पेसिफिक मैटर्स इसमें कौन से हैं, फाइनेंशियल हैं। स्पेसिफिक मैटर्स पे वो जिसको कहते हैं लॉस और जजमेंट्स अपनी देगा। और केस भी कौन से सुनेगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्वाज़ाई जुडिशल बॉडी क्या होती है, कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एक कोर्ट की ताकत या एक जुडिशरी की ताकत प्रदान की गई है। इससे क्या रहता है? इससे ये रहता है कि जो आपके फाइनेंशियल जो भी मैटर्स होंगे उनको फाइनेंशियल कमीशन आपका हैंडल कर सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। ये इसके आप फंक्शन अब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन देखिए इसमें कि फाइनेंशियल कमीशन आपका करता क्या है। ए पार्ट बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ए पार्ट आपका क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन हो रही है कंट्री के अंदर, अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? आपका फाइनेंस
कमीशन। लेकिन इसके अलावा भी आप आगे देखेंगे एक नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास जीएसटी काउंसिल, उसका भी फंक्शन सिमिलर है कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक क्वाज़ाई जुडिशल बॉडी नहीं है, ये क्या है, एक क्वाज़ाई जुडिशल बॉडी है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में एक जो टैक्स की डिफरेंशिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो सबसे पहला फंक्शन किसका रहेगा, फाइनेंस कमीशन का। अब इसका बी पार्ट देखिए, द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ देखिए, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड क्या होती है हमारे पास, आपको पता है कि वेरियस पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इस स्टेट को इतने हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज, इस स्टेट को इतने हज़ार रुपये करोड़ रुपए का पैकेज, और उन पैकेजेस का जो एक काम होता है वो डेफिनेट होता है कि किस काम के लिए वो ग्रांट इन एड उनको स्टेट्स को मिल रही है। और ये ग्रांट इन एड जो एड्स होती हैं, ये जो प्रिंसिपल गवर्निंग यहाँ पे लिख रहा है, ये प्रिंसिपल गवर्निंग मतलब कि फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट इन एड्स हैं आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड की जितनी भी ग्रांट्स इन एड होती हैं उनमें वोट नहीं होता, बजट वोट नहीं होता। तो ऐसी ग्रांट्स इन एड, जैसे जो ऐसी एड आती हैं या ऐसी ग्रांट्स आती हैं, उनका जो गवर्निंग स्टेटस है वो भी किसके पास रहता है, आपका फाइनेंस कमीशन के पास। अब थर्ड इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या कह रहा है इसके फंक्शंस में, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत। अब ये पॉइंट जब भी आप 73rd अमेंडमेंट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सभी को सबसे पहला पॉइंट ये मिलता है कि जो पंचायत के फाइनेंशियल रिसोर्सेज या जो पंचायत को पैसा चाहिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसके भी जो मेजर्स हैं वो स्टेट के अंदर कौन जिसको कहते हैं ऑगमेंट या फैसिलिएट कर रहा है, वो आपका कर रहा है फाइनेंस कमीशन। ये चीज़ भी आपको नोट होनी चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड से जो पंचायत को पैसा मिलना है उसको उसकी कौन देख रेख करेगा, उसकी कौन मेजर्स उसके लिए बनाएगा, फाइनेंस कमीशन बनाएगा। और सिमिलर मैंने 73rd की अमेंडमेंट की बात की, और 74th की कर लें तो म्यूनिसिपैलिटी उसमें आती हैं आपकी। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी सेम रहता है, जैसे आपकी म्यूनिसिपल लोकेशन होती हैं सिटीज़ में, तो उनकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर की नहीं हो रही। यहाँ पे जब स्टेट लिखा जाता है तो मतलब कि आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, जैसे जे.एंड.के की बात होगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जे.एंड.के आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड जब भी इंडिया की बात होगी तो वो यूनियन की बात होगी। तो डी मेजर में आप देखिए कि मेजर नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, मतलब कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पैसे चाहिए वो कौन ऑगमेंट करवाएगा उनको, फाइनेंशियल कमीशन। कहाँ से करवाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें ई पॉइंट क्या बोल रहा है, ई पॉइंट बोल रहा है any other matter referred to the commission by the president in interest of sound finance। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपका प्रेसिडेंट, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट आपकी फाइनेंस कमीशन को बोले कि किसी भी मैटर पे एक साउंड फाइनेंसिंग होनी चाहिए, उनके मेजर्स डेवलप होने चाहिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए और ऑगमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। एक किसी भी मैटर पे आपका प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को एक रेफरल या एक जिसको कहते हैं बाय ऑर्डर कोई भी फंक्शन परफॉर्म उनसे करवा सकता है। ये चीज़ आपने इसमें फंक्शंस में देख ली कि ये मेनली जो फंक्शंस हैं ये फाइनेंस कमीशन आपका परफॉर्म करता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब कि वो है क्या, असल में है क्या, उसकी कंपोजिशन देखेंगे पहले। तो फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन जो है
वो क्या है, इसमें होता है एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। अपॉइंट कौन कर रहा है इनको, प्रेसिडेंट। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ये बहुत सारे एग्जाम से मैंने देखा है कि सीधा सीधा उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने मेंबर की ये बॉडी होती है और इनको अपॉइंट कौन करता है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, और बच्चों ने यही नहीं पढ़ा होता फाइनेंस कमीशन में। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कंपोजिशन में, कंपोजिशन एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं आपके, वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं। स्पेशल इन द सेंस कि आप उनको, उनका जो एक क्वालिफिकेशन देखेंगे या एक उनकी अपॉइंटमेंट का एक जिसको कहते हैं एक उनका सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे, तो वो हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं। हाईली क्वालिफाइड इन द सेंस, आगे हम उसको पढ़ेंगे। अब ये देखिए, चेयरमैन शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन पब्लिक अफेयर्स। अब पब्लिक अफेयर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे वो बात कर रहा है फाइनेंशियल पब्लिक अफेयर्स की, कि एक ऐसा जो एक पर्सन होना चाहिए चेयरमैन जो फाइनेंशियल मैटर्स में पब्लिक अफेयर डील करना जानता हो। लोगों के जो बुनियादी मसले हैं या लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो पब्लिक अफेयर में एक एक्सपर्टीज़ आदमी है, वो ही इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। एंड अदर्स मेंबर शुड बी, फर्स्ट क्या है इसकी कंडीशन कि जो इसके 4 मेंबर होने चाहिए, वो कौन कौन से होने चाहिए आगे देखते हैं। वो भी ए पार्ट इसका बोल रहा है कि सबसे पहले जज होना चाहिए एक हाई कोर्ट का। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर में सबसे पहले कौन आदमी अपॉइंट किया जा सकता है, या तो वो एक जज हो, या बी में क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, ये फाइनेंस और अकाउंट्स किसकी बात कर रहा है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स हैं उसमें जो एक्सपर्टीज़ बंदा है वही इसमें मेंबर बनाया जा सकता है। और थर्ड में बोल रहा है फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स क्या बोल रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं स्टेट और सेंटर के, उसमें जो एक्सपर्टीज़ आदमी है वही इसमें आपका एक फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। और फोर्थ पार्ट इसका देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि जैसे हमारे टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट होते हैं इंडिया में, ऐसे लोगों को भी फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। अब ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें अपॉइंट होते हैं और कौन कौन से इसमें कंडीशन। तो स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की बात होगी इसमें कि कौन आदमी इसमें प्रेफर किए जाएंगे जिसको स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होगी। अब देखते हैं कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या रहता है इंडिया में, कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का। इसको हम एक ही स्टेटमेंट में सम अप कर सकते हैं, इट इज़ ए बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल किसको कहते हैं और फेडरलिज्म किसको कहते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि आपका जो मनी मैटर्स हैं, जो मनी मैटर्स हैं इंटर स्टेट या यूनियन एंड द स्टेट्स, इसके बीच में ये एक बैलेंस बनाने का काम करता है। कोई भी जो मनी मैटर्स हैं, ग्रांट इन एड्स हैं या रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस हम टैक्स कलेक्शन को भी कहते हैं, कि उन सभी फिजिकल मैटर्स में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि जो शेयरिंग ऑफ पावर्स, जो फेडरलिज्म की जो कॉमन डेफिनेशन है वो क्या है कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स या शेयरिंग ऑफ पावर्स होती है। वैसे ही जो फिजिकल फेडरलिज्म होता है उसमें जो रेवेन्यू, टैक्स और आपकी ग्रांट इन एड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन बैलेंस कर रहा है आपका, उसको बैलेंस कर रहा है आपका फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो ये आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये होता क्या है और ये कैसी बॉडी है, इसके आर्टिकल्स क्या क्या हैं
और इनको अपॉइंट कौन करता है और इनको फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करने को मिले हुए हैं। तो आपको अब ये चीज़ आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए इस बॉडी को लेके। तो हम अपनी नेक्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो क्या है, वो है हमारे पास जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, आपने सभी ने कितनी बार मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी लागू हो गया। लेकिन जीएसटी लागू होने के साथ साथ एक चीज़ आपको जो नहीं बताई जाती या मीडिया में या नहीं आपके समझ में आती, वो है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल आपकी वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है जो कि आपके यहाँ आपके कंट्री में टैक्स कलेक्शन को लेके लॉस बनाती है, मॉडिफाई करती है, और टैक्स स्लैब्स जो होती हैं उनको भी डिटर्मिन करती है कि हमारे कंट्री में किन किन चीज़ों पे टैक्स लगेगा, किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगेगा, किन किन चीज़ों को टैक्स से एग्जेम्प्ट मतलब वंचित मतलब उन पे टैक्स ना लगाया जाएगा। और जो जीएसटी काउंसिल के मेन फंक्शंस और उनकी मेंबरशिप है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम चीज़ सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ये वजूद में कैसे आया। वजूद में कैसे आया ये देखते हैं हम आज। तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा है कि 101 या 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स रिजीम दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम मतलब एक नया टैक्स स्ट्रक्चर। नया टैक्स स्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो पुराना वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स जो होता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जब उसको रिप्लेस कर दिया गया तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी आपकी, 101st। अब इसने क्या किया कि अमेंडमेंट तो हमने कर दी, लेकिन अमेंडमेंट से हमने इसको बनाया नहीं। हमने इसको बनाया कैसे, हमने इसको बनाया थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैसे बनाया, अब आगे देखते हैं उसको। कहता है कि अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 279A which empowered president to constitute GST council by an order। मतलब कि जो हमने अमेंडमेंट की उसने एक आर्टिकल इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि आपका एग्जिस्टिंग जो वैट सिस्टम था वो ओवर रूल हो गया या ओवरराइड हो गया, किससे, जीएसटी काउंसिल से। और प्रेसिडेंट ने उसी ऑर्डर को फॉलो, उसी आर्टिकल का यूज़ करके एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिससे उसने जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अमेंडमेंट से और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये चीज़ कैसे वजूद में आई हुई है। अब देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या है, कि उसमें होता क्या है जीएसटी काउंसिल में। अगला पॉइंट नोट करने वाला है कि एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये देखें, आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है वो एक टैक्स कलेक्शन करती है। उसमें टैक्स कलेक्शन में आप सभी टैक्स भी देते हैं, आपको ये भी पता है। और वो जो टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन होगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स वो कैसी रहेगी, ये कौन डिसाइड करता है आज की डेट में कंट्री में, वो करता है आपका जीएसटी काउंसिल। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि उनका मेन फंक्शन क्या है, एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना। एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना इन योर कंट्री, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन देखेंगे इसकी। सबसे पहले इसमें कौन आता है आपका कंपोजिशन में, सबसे पहले आपका आता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है इस टाइम पे आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो वो इसकी चेयरपर्सन है। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करवाता हूँ मैं, आजकल एक नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है हमारा, हम चेयरपर्सन लिखते हैं, लेकिन जो आगे वाली हम आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में बात करेंगे उसमें हम देखेंगे आज भी चेयरमैन लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में। चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्यों? क्योंकि अभी आपके पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक फीमेल है, लेडी है, तो हम चेयर वुमेन नहीं कहीं भी लिखते, तो इसलिए हमने नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया हुआ है। तो इस आजकल की जो हम जिसको कहते हैं चेयर को एडवान या चेयर को एक रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, चेयर पर्सन से। ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस पॉइंट में। आज की जो हमारी कंपोजिशन की बात हो रही है जीएसटी काउंसिल में, उसमें आपको मैंने बता दिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपकी चेयरपर्सन रहती हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ किसका, रेवेन्यू। इंचार्ज, ये आईसी मैंने लिखा हुआ है, इंचार्ज किसका है, कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं आपके, जैसे कि इस टाइम पे हमारे यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज हैं हमारे जो जे एंड के स्टेट के जतिंदर सिंह जी। वैसे ही आपके जो स्टेट्स में यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज होंगे किसके, रेवेन्यू के, वो भी इसकी जीएसटी काउंसिल का हिस्सा होंगे। और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस इन एवरी स्टेट, जैसे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होगी उसमें जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे आपके इंचार्ज, वो क्या होंगे, वो भी इसके मेंबर्स होंगे। तो इस ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे हम इनके फंक्शंस देखते हैं इसके जीएसटी काउंसिल के। फंक्शन में सबसे पहले है हमारा कि ये रिकमेंडेशन देता है। कौन सी रिकमेंडेशन देता है ये, मर्जेस ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। आपके कौन से टैक्स मर्ज हो रहे हैं जीएसटी में, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस होते हैं। उसमें टैक्सेस हो सकते हैं, सरचार्जेस हो सकते हैं, सरचार्ज भी एक किस्म का टैक्स होता है, और सेस हो सकता है। ये तीनों टाइप के जो टैक्सेस होते हैं वो मर्ज हो जाएंगे जीएसटी में। अब सेकंड पॉइंटर इसमें देखिए आप, एग्जाम्पशन ऑफ गुड्स फ्रॉम जीएसटी। इसकी और रिकमेंडेशन क्या होती है कि ये जीएसटी में कौन कौन सी गुड्स को निकाला जाएगा जिसके ऊपर टैक्स सरकार नहीं लगाएगी, उसकी भी जो एग्जाम्पशन है वो कहाँ पे डिसाइड होती है, जीएसटी काउंसिल में। अब थर्ड कह रहा है जीएसटी इम्पोज्ड ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। जो आपका इंटरस्टेट में जीएसटी इम्पोज्ड हुआ है, जैसे कि स्टेट टू स्टेट में टैक्स रेशो वेरी करती है, और जीएसटी में उसका क्या रेट रहेगा वो भी जीएसटी काउंसिल में ही डिसाइड होता है। अब कह रहा है कि बैंड्स ऑफ जीएसटी रेट्स एट्सेट्रा, कि जो जीएसटी रेट्स के बैंड होंगे, बैंड मतलब कि कौन सी टैक्स स्लैब कमोडिटीज़ पे किस प्रकार से लगाई जाएगी, वो बैंड डिसाइड जीएसटी काउंसिल में होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आपको पता है कि जो हमारी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस हैं इनके राइट्स और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान पहले से ही किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी इसकी आपको झलक दिखती है कि फंडामेंटल राइट कैसे स्टेट के अगेंस्ट जाके राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव इन नेचर हैं। और उसमें आपने जिसको कहते हैं कि एक आर्टिकल नंबर 17 भी देखा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग किस्म से एससी एसटीज़ और ओबीसीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए जो मेजर बनाए गए हैं, उन मेजर्स की एक एग्जांपल आपके सामने है अभी। वो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज़। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई गई है
और इसको इस्टेब्लिश किया गया है, सामने लिखा आपके कि डायरेक्टली बाय आर्टिकल 338। 338 से डायरेक्टली इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बनने के उपरांत ही पहले से मौजूद था। ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 338। तो आगे इसमें हम देखते हैं कि इस बॉडी की कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले इस बॉडी में है क्या। कंपोजिशन में देखिए कि इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होगा, फिर एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे। अपॉइंटमेंट आपकी पता है हमेशा से कहाँ पे रहती है नेशनल बॉडीज़ में, प्रेसिडेंट की तरफ से। अब कह रहा है कि कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ही प्लेसेस ऑल सच रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट फॉर एक्शंस एंड रिकमेंडेशंस। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसी भी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट क्या करता है, आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखता है कि वो क्या एक्शन उस पर लेंगे और क्या रिकमेंडेशंस वो देते हैं। अब हम आते हैं इस बॉडी के फंक्शंस पे कि ये बॉडी क्या क्या फंक्शन करती है। ये इसके फंक्शन हैं आपके सामने। ए पार्ट कह रहा है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कि ये इन्वेस्टिगेशन नेचर भी इसका है एक, आप इसकी पावर्स और उसमें देखेंगे तो इसमें एक समनिंग पावर भी है। समन मतलब किसी को बुलाने का पावर, किसी को अपने सामने पेश होने का पावर भी इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट। कि इन्वेस्टिगेशन भी करता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद मॉनिटर भी करता है। मॉनिटर मतलब देख रेख भी करता है सभी मैटर्स की, जो जो उनके सेफ गार्ड मतलब सेफ गार्ड उनको जो राइट्स मिले हुए हैं शेड्यूल कास्ट्स को, उनको जो सेफ गार्ड या उनको देख रेख करने का बचाने का काम कौन करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, स्पेसिफिक कंप्लेंट मतलब जो भी कंप्लेंट्स जो नेशनल कमीशन फॉर एससी में जाती है किसके रिगार्डिंग, डेप्रिवेशन ऑफ राइट। डेप्रिवेशन ऑफ राइट होता है कि आपके अधिकारों से आपको वंचित रखना। ऐसी जो कंप्लेंट्स होंगी स्पेसिफिक जहाँ से अधिकारों से वंचित रखा जा रहा होगा वो भी इंक्वायर किया जाएगा इस बॉडी से। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब एडवाइजरी रोल भी इसका आप सामने देख सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी रोल भी है और एक एडवाइजरी रोल भी है किसमें, कि ये एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाए कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की, वो भी इसमें सामने देखने को मिल रहा है। टू एनुअली सबमिट रिपोर्ट, ये आपने देख लिया। ये जो डी पार्ट था आपका हमने ऊपर अभी पढ़ा कि कैसे प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रख रहा है। टू मेक रिकमेंडेशन बाय टेकन बाय द यूनियन और एनी स्टेट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स। कि जो रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट में दी गई हैं प्रेसिडेंट की रिपोर्ट के बाद, उन पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई, ये भी यही बॉडी नोट डाउन करती है और रिकमेंडेशन भी इस पर दी जाती है। टू डिस्चार्ज अदर फंक्शन रिलेशन टू प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी इसी बॉडी की एक फंक्शन में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर लाइंस पे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है वो बनाया हुआ है। आपको पता है कास्ट और ट्राइब में डिफरेंस होता है।
अब जो हमारे पास ट्राइब्स हैं, आपको पता है JNK में कौन सी ट्राइब्स हैं, और बाहर की जितनी स्टेट्स की आपने कितनी स्टेट्स की अलग अलग ट्राइब्स पढ़ी हुई हैं। अब ये किसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ है? आर्टिकल 330A के अंडर। अब आर्टिकल 330A के अंडर आपका ये जिसको कहते हैं एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इसकी जो जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो कौन सी है हमारे पास? वो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी है, अभी आपको बताएंगे एक सेकंड में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी जहाँ से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर दिया गया, वो है आपकी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। और उसके बाद 2004 में आके ये नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है वो फंक्शनल कर दिया गया। इसकी भी जो कंपोजिशन है वो सेम है, और इसके हम सीधे फंक्शन स्टडी करेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। इसकी कंपोजिशन आपके सामने मैंने बोला कि ये सेम है। एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लेस एनुअल रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, ये आपको पता है। अब इसके फंक्शंस देखिए, बिल्कुल सेम फंक्शंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग, कंप्लेंट्स, एडवाइस, पार्टिसिपेशन, एनुअल रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस और एनी अदर फंक्शन की जो डिस्चार्जमेंट थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के केस में सिमिलर हो रही थी, वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में ये बिल्कुल सिमिलर है। सो हम अपनी नेक्स्ट बॉडी पे चलते हैं। ये एक बिल्कुल नई बॉडी है जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये क्यों वजूद में आई। अब इसके सामने आपने लिखा देख रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ मंडल केस जजमेंट 1992। आपको मंडल केस पता होना चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मंडल केस क्या था। मंडल केस वो था आपके पास जिससे ओबीसीज को रिजर्वेशन मिली थी, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस की जो उनके राइट्स और उनकी जो उनके राइट्स की जो देख रेख, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर करे। तो फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आप देख रहे हैं NCBC was set up in 1993 with as a statutory status या statutory body। तो इसमें क्या रहा कि जब उन्होंने उसको एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे NCBC को बना दिया, NCBC को, तो उसको उन्होंने दिया एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो उसके बाद क्या रहा, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। वो कहाँ दिया गया इसको? वो इसको दिया गया ये देखिए, कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, कि ये अभी आपकी 2 साल पहले बनी हुई है। और इसका आर्टिकल क्या है? अंडर आर्टिकल 338B। आप 338 में देख रहे हैं कौन सी है हमारे पास? नेशनल कमीशन फॉर एससी। 338A में देख रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, और 338B में क्या है? बैकवर्ड क्लासेस। कंपोजिशन इसकी सेम है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स बॉडी है ये। अब इसके फंक्शंस देखिए आप। मॉनिटर ऑल लीगल सेफगार्ड फॉर सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस, कि ये पूरी तरह मॉनिटर करते हैं कि जो लीगल सेफगार्ड मौजूद हैं। लीगल सेफगार्ड कौन से होते हैं? जिनके लिए आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं जब आपके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है या आपके राइट्स वायलेट होते हैं। तो ये उनकी मॉनिटरिंग, ऐसे राइट्स की लीगल सेफगार्ड की मॉनिटरिंग करती है कि वो फंक्शनल है, वो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है, और क्या
कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उनके इम्प्लीमेंटेशन में। अब देखिए इंक्वायरी इनटू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स। डेप्रिवेशन ऑफ राइट मैंने आपको पहले समझाया कि कहीं भी राइट वायलेट होगा तो उसमें इंक्वायरी की जाएगी। और प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ये आपको पता है कि हर एक बॉडी की एक ड्यूटी है कि वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, उसको आपके पार्लियामेंट के आगे प्रेजेंट करता है। अब ये कह रहे हैं मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग, जो भी आपने ऊपर उसके फंक्शंस में पढ़ा एसटी और एससी के, उन सभी मामलों में ये सिमिलर रिकमेंडेशन देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, डिस्चार्ज अदर फंक्शंस प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। जो इनको प्रेसिडेंट फंक्शन स्पेसिफाई करने को बोलेगा रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लासेस, वो ये परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारी ये वाली बॉडी भी ख़त्म हो चुकी है, हमने पढ़ लिया इसको। नेक्स्ट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी हमारी रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ बची हुई हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आएंगे। और उसके बाद हम अपने सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे विद इन ए वीक स्पैन ऑफ आई थिंक 2 to 3 weeks. So thank you very much.